नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. हमारे आंखों छापों to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And that's a whole lot of people. Yes. And in case you have not subscribed to the channel, please do so, Pradeep ji. When you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. So Pradeep ji, Rahul Gandhi ji was here in Mumbai. Rahul Gandhi ji मुंबई में थे, भिवंडी गए कोर्ट में, और वहाँ पर वो पुराना जो उनका केस चल रहा है, जहाँ पर उन्होंने बोला भाई आरएसएस का हाथ था महात्मा गांधी की निर्मम हत्या में। तो of course the argument is very clear that Nathuram Godse was part of the Hindu Mahasabha, not of the RSS. He had left the RSS long time ago. और न जाने कितनी मर्तबा यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पार्लियामेंट के बतल पर कहा है कि नथुराम गॉडसे जो था वो आरएसएस के खिलाफ था। न जाने कितने लेख उसने लिखे आरएसएस के खिलाफ, ऐसा करके वाजपेयी जी ने भी कहा न जाने कितनी बार। बट इन एनी इवेंट, व्हाट डू यू डू? कांग्रेस एंड राहुल गांधी जी इज ऑलवेज सावरकर है इशू, चाहे वो आरएसएस इशू वाले हो या दे इज ऑलवेज द फोरफ्रंट। टीपू सुल्तान जी से अभी निकल पाए because हर्षवर्धन सपकाल जी ने apologize किया, he withdrew his political statement. Yes. But the strict Godse, Nathuram Godse, Savarkar, RSS, ये issues छोड़ नहीं पाए राहुल गांधी। I mean whatever for, but in any event it's up to them. They decide their strategy. Like for example अभी अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि जो AI समिट पर, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट पर जो यूथ कांग्रेस ने वो बनियान वाली जो प्रोटेस्ट करी, वो बिल्कुल देश के हित में नहीं थी, और दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट शेम्ड इंडिया। उसने भारत को शर्मसार किया वर्ल्ड लीडर्स के सामने, ऐसा अखिलेश यादव जी ने कहा है। तो बट इन एनी इवेंट इट्स अप टू देम, दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, दैट दे वेलकम। और योगी जी का जहाँ तक प्रश्न है, अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके खिलाफ एक FIR फाइल हो गया प्रदीप जी, पॉक्सो को लेकर के। एग्जैक्टली। बट देन ही हैड थ्रेटन्ड दैट ही वुड डू इट, बट in any event, but योगी जी पहले बोल रहे कि हर व्यक्ति अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो शंकराचार्य है। It is not that. So there was always a feud going on. But actually he has been legally appointed. If you look at it, I mean the entire process has been gone through. और एक जमाने में योगी आदित्यनाथ जी और अभी मुक्तेश्वरानंद जी बहुत अच्छे मित्र भी हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है कि हो गया जो हो गया, खैर जो भी है। और तीसरी चीज क्या है प्रदीप जी, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, फॉर द लास्ट 20 years in some form or the other, नीतीश कुमार जी एंड द बीजेपी हैव बीन इन पावर एक्सेप्ट फॉर एक या 1.5 या 2 साल के अंतराल के अलावा। सर तकलीफ क्या है? वो हर कोई ये पूछ रहा है कि भाई बिहार में विकास कहाँ हुआ है, बताइए तो सही, कहाँ विकास किया है आपने, ये तो बताइए। बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर इन अ मेस, The universities are in a real mess, सबकी हालत खराब है, और ब्रिजेस वहाँ पे जो गिर गए थे अभी पूरे नहीं बने हैं। Agriculture is going from bad to worse, everything is going from bad to worse, teachers have not been paid. What is going on? I mean, this is terrible. Now let's go straight across to our guests. I believe we've got a wonderful panel of guests today. Let's go to them. I can see our old friend Sanjay Thakur Sahab looking very dapper in a George Clooney kind of suit. Yes, he is. सर क्या उधर गए? Influenced by Hollywood. संजय ठाकुर साहब, अरे संजय ठाकुर साहब नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के संजय ठाकुर साहब, बिल्कुल मुझे लगता है फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ब्यूटी पार्लर गए, फर्स्ट क्लास, एक चीज टिच लग रही है। अरे रियली यार, लुक एट द लाइटिंग, वाओ, हमारी स्टूडियो लाइटिंग से ज्यादा बेहतर है, फैंटास्टिक। एंड आवर ओल्ड फ्रेंड सुरेश चंद्र राजन जी ऑफ द कांग्रेस। सर सॉरी, आई वाज Yes. Sir, am I audible now? Yes. You are absolutely audible, sir. You are absolutely visible and audible. दोनों। Thank you very much बजाज साहब। मैं अभी आया हूँ बाहर से। कहाँ से आ रहे हैं सर? हॉलीवुड से आ रहे हैं? और जनरली मैं ऐसे बैठता नहीं, हॉलीवुड से आ रहे हैं? लेकिन बैठ गया आज। नहीं, हॉलीवुड से आ रहे हैं अभी, हॉलीवुड से, लॉस एंजलिस से।
You took आप the flight हमारे out. दोस्त हैं, कुछ अच्छा ही बोलेंगे आप जी। जो समझते हैं वही सब ठीक है। सुरेश चंद्र राजंसी से मुलाकात हो रही है पता नहीं कितने अरसे के बाद। यार इतने ज्यादा बिजी हो गए सर, क्या है ये? ऐसा तो मत करो यार। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द शो डॉक्टर अनुज कुमार तरुण ऑफ द आरजेडी। अनुज कुमार तरुण साहब नमस्कार, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। नमस्कार 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 सर, नमस्कार। आज अनुज कुमार तरुण जी, क्योंकि आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे शुरू करता हूं। सर, राष्ट्रीय जनता दल ने, आरजेडी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है और उन्होंने बार बार ये सवाल किया है कि ये तो बताइए, इतने सालों से आपकी सरकार है, बिहार में आपने विकास क्या किया ये तो बता दो भाई, गिना दो ना यार। 2 साल पहले इतने पुल वहां पे गिर गए थे, अभी भी नहीं बने। एटलीस्ट 12 जगह तो नहीं बने, 8 शायद बन गए, रिपेयर हो गए, 20 के करीब पुल गिरे थे। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज का जहां तक सवाल है वो भी हालत खराब है, किसानों का जहां तक सवाल है वहां पर भी हालत खराब है, और हर साल बाढ़ आती है बिहार में, वो कब बंद होगा, ऐसा आरजेडी ने पूछा है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके क्या विचार हैं इसको लेकर के, जो प्रोटेस्ट कांग्रेस ने किया वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट पर। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष श्री पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी ने कहा है, इस किस्म की प्रोटेस्ट ने भारत को शर्मसार किया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा अखिलेश यादव जी ने कहा है। अनुज जी अब आप बोलें। सर तरुण साहब प्लीज। देखिए बजाज साहब, सबसे पहली बात कि ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि एआई समिट में जिस तरह की हरकत हुई, सबसे पहली घटना तो यही है कि देश को शर्मसार इसने ही कर दिया। कहां चले थे विश्व गुरु बनने और नकलची बनकर रह गए, और जिस शान शौकत के साथ उस एआई प्रोजेक्ट को दिखाया गया और अपना कहा गया, देश की इज्जत के साथ जोड़ा गया, ये तो शर्मसार करने वाली घटना है, इसमें कहीं कोई शक तो है नहीं, है ना। और पूरा विश्व है जो कि हमारे देश की इस घटना पे है जो कि थू कर रहा है, ये शर्मिंदगी भरी घटना है। और तो जहां तक प्रदर्शन की बात रही, तो लोकतंत्र है, सभी पार्टियों का अपना अपना अलग तरीका होता है प्रदर्शन करने का, और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है क्योंकि एआई यूथ से जुड़ा हुआ मामला है। यूथ को जहां बढ़ावा देना चाहिए, वहां नकल का सहारा लेकर, झूठ मूठ का जो कि कहीं कोई प्रतिभा का विकास नहीं करके नकली चीजों का एक प्रदर्शन कर रहे हैं, उधार से खरीद कर बाहर के देशों से लाते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, तो यूथ को तो बुरा लगेगा ना। अब उनका प्रदर्शन करने का अपना तरीका है, उन्होंने लोकतंत्र में तो हर चीज जायज है, प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीका से किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर गैर लोकतांत्रिक तरीका से प्रदर्शन किया गया तो संदेह है जो कि आलोचना की जाए इस घटना को लेकर के। तो इस तरह के कई सारे प्रदर्शन अभी सामने देखने को मिलेंगे। यह तो शुरुआत है, ये युवाओं में तो गुस्सा है ही ना कि कहाँ आप स्किल डेवलप करने की बात कर रहे थे, स्किल डेवलप नहीं करके आप जो कि किसी दूसरे देश का है जो कि से सामान खरीद कर अपना देश का बनाया हुआ बताते हैं, तो बताइए इसमें स्किल की बात कहाँ रह गई। अनुज जी बात यह है कि अनुज जी बात नहीं है, रोटियां के उदाहरण तमाम देखिए। अनुज जी बात यह है कि पूरे कॉर्पोरेट्स, जगत के कॉर्पोरेट्स यहाँ पर थे, सबने मोदी साहब की तारीफ किया कि आप एक जायंट लीप लिए, इंडिया ने जायंट लीप लिए वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंसर्न। विश्व के सब नेताओं ने, इंक्लूडिंग ऋषि सुनक, जितने भी नेताओं ने तारीफ किए मोदी साहब का जो बिलीफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और अपलिफ्ट करेंगे जिस प्रकार से डेवलपमेंट, और मोदी साहब ने आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और विश्व गुरु के सपने लेकर जो टारगेट, तो इसमें बुराई क्या है, सोचने में बुराई क्या है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है इनकॉर्पोरेट करने में बुराई क्या है। अनुज जी देखिए मोंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, आप बोलिए ना, सोचिए ना। हम तो चाहते हैं कि जो आपकी सोच है वो युवा इसको कर दिखाएं, युवाओं को इतना स्किल डेवलप करें, युवाओं में इतना स्किल डेवलप करें कि वो करके दिखाएं। लेकिन सच्चाई क्या है, युवाओं के अंदर स्किल भरने के लिए, डेवलप करने के लिए सरकार क्या कर रही है, कुछ की है क्या? पकौड़े तलने वाली सरकार है ये, रोजगार के नाम पे पकौड़ों तलो, रील बनाओ, रील के लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है, और आप सोच रहे हैं कि एआई का है जो कि एआई का डेवलप रूप दिखा दे, कहां से होगा ये? इसकी कथनी और करनी में और सोच में तो बहुत फर्क है ना। सोचते तो बहुत कुछ है, बोलते भी बहुत कुछ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए ना, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है और जो जहां है पूरे विश्व में थू हो रहा है,
तो ये तो दुखद है और इस तरह की घटना नहीं हुई। लेकिन एक चीज है सर, तरुण साहब, मैं तो कहता हूँ सिर्फ तरुण साहब, अब जितने भी वहां पर टेक जायंट्स आए, सुंदर पिचाई हो, सैम ऑल्टमैन हो, बाकी सब लोग हों, सब लोगों ने तो तारीफ करी है उसकी। हाँ, एक इंसिडेंट हुआ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चाइना से रोबोट खरीद करके कोशिश करी है दिखाने के लिए हमारा है, वो तो चोरी हो गई ना, चोर है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो लाइसेंस है, जो रजिस्ट्रेशन है, वही रद्द कर देनी चाहिए इसको लेकर के, सीधी सादी बात है। लेकिन एक इंसिडेंट को लेकर के आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरा एआई समिट ही खराब हो गया। कोई गलगोटिया यूनिवर्सिटी कोई मोदी साहब की थोड़ी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी कोई भारत सरकार की है क्या? इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दे मेड अ प्रेजेंटेशन। हाँ, इतना जरूर है, एक मिनट, इतना जरूर है कि जैसे हर जगह होता है, देयर शुड हैव बीन a committee to find out whether or not the claims being made are true. I agree with you there. अब आप बोले सर, प्लीज गो अहेड सर, तरुण साहब। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक घटना हमारे पास सामने आया है, लेकिन सच पूछा जाए तो जिस तरह से शिक्षण संस्थानों को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, उम्मीदवारों को भरने की दिशा है, जिस तरह से अपनी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी विचारधारा के कार्यकर्ताओं को भर रहे हैं, उससे हर एक विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत खराब है। आप तमाम विश्वविद्यालयों को जाकर देख लीजिए भ्रष्टाचार किस तरह से फैला हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ, आपका किसी ने वहां सभी लोगों ने तारीफ किया, तो गुलदस्ते में फूल तो चुन चुन के लगाए जाते हैं ना। तो मीडिया के सामने जो बयान आता है, जो दिखाया जाता है, वो सच नहीं है, वो गुलदस्ते के फूल की तरह है। बगीचा भले ही है जो सूखा हो, उसे उसमें जो सुंदर सुंदर फूल है उसको तोड़कर जो गुलदस्ते में लगा दिया जाता है। यही हर विश्वविद्यालयों की, आप विश्व स्तर पर देख लीजिए, किसी भी भारत के किसी विश्वविद्यालय की रैंकिंग क्या है। लेकिन हमने विश्वविद्यालयों को बहुत Sir, on one thing I agree with you. On one thing I agree with you before I go to Dr. Suresh Chandra Rajhans. The fact is, as far as university education is concerned, original research, innovation, improvisation or invention is concerned, India is lagging behind. On that there is no doubt. और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो ग्रांट्स हैं वो भी फुली यूटिलाइज नहीं होती हैं और कई बार तो मिलती भी नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। सुरेश चंद्र राजन जी तो अपना कैमरा ही बंद कर लिया। अरे राजन जी, क्या हो गया था? नहीं बोलिए सर। आपको अगर कोई फोन कॉल आ रही है तो उसको एयरप्लेन मोड पे रख दो ना सर, अपने फोन कर दिया। थैंक यू सो मच सर। सर, राहुल गांधी जी आज यहां पर आए थे, आप बताएं सर, कांग्रेस जो है वो तो अपने आप को डिफेंड कर रही है, वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो जो किया बिल्कुल ठीक किया, एआई समिट पर ये किया वो किया वगैरह वगैरह वगैरह। आप उससे सहमत हैं सर? सहमत ही होंगे क्योंकि आप तो खैर कांग्रेस के ही हैं, आप क्या बोलेंगे? बोलिए सर, बोलिए। राजीव जी देखो कि प्रोटेस्ट इज नॉट अ क्राइम जी, आस्किंग क्वेश्चन इज नॉट एंटी नेशनल। अगर देश के हितों के साथ समझौता हो जाता है, देश के हितों के साथ समझौता करने लगते हैं जब सरकार के लोग या युवाओं के हितों के साथ कोई प्रधानमंत्री समझौता करता है, तो देश का युवा इस तरह के आंदोलन करेगा और हम इसका समर्थन करते हैं। और हमारे युवक कांग्रेस के सभी साथियों का हम अभिनंदन भी करते हैं कि उन्होंने इस तरह का भूमिका लेकर विरोध जताया, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती है। हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो आंदोलन किया, जो प्रोटेस्ट किया, उससे हम हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं। और आपने दूसरी बात देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार मोदी जी को आपत्तिजनक, अपमानजनक भाषा बोल रहे हैं। भाजपा या मोदी जी उसके ऊपर कुछ खुल के बात नहीं करते हैं। ठीक है, वो उनका निजी मामला है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई इस तरह की बयानबाजी करता है तो इस देश का युवा चुप नहीं बैठेगा सर। सुरेश चंद्र राजन जी, आज भी राहुल गांधी जी ने मोदी साहब को कहा कि सरेंडर मोदी साहब ने इंडियन इंटरेस्ट को सरेंडर किया ट्रंप साहब के सामने। ट्रंप साहब ने फिर 10% टैरिफ बढ़ा दिया, ये आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया। मगर मोदी साहब ने जो दिखा दिया 30 ट्रिलियन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट कर दिए, फार्मा को रिलीफ दे दिया, टी को रिलीफ दिया, स्पाइसेस को रिलीफ दिया, फिर भी आलोचना किस प्रकार से जायज है? सुरेश चंद्र राजन जी।
प्रदीप जी, आपने देखा होगा कि ये जो अमेरिका के साथ इन्होंने ट्रेड डील किया, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि हम आपको टैरिफ नहीं देंगे, लेकिन आपको हमें 18% टैरिफ देना पड़ेगा। और इस डील को विदाउट एनी हेजिटेशन नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रम्प को सरेंडर हुए हैं। हम सर किसको टैरिफ देना पड़ेगा? हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे देश के व्हाट्सएप और टीवी चैनलों पर हमें बताया जाता है कि पूरे देश में, जग भर में, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से भाजपा सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है, उसके देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि पूरे देश भर में नहीं, दुनिया भर में बैन बज रही है। सुरेश मुझे चंद्र ऐसा राजन लगता है कि जी, उनकी देश विरोधी जो नीतियां है, किसान विरोधी नीतियां है, जी। व्यापारी विरोधी नीतियां है, युवा विरोधी Correct. नीतियां है, इसके खिलाफ देश में बहुत ही असंतोष है और इसके खिलाफ आंदोलन होता रहेगा। लेट मी गो टू संजय ठाकुर साहब। संजय ठाकुर साहब तो बीजेपी मुंबई में आए थे जी तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाने का कहा। जी जी इसका आप समर्थन करते हो? ये काले मुझे ऐसा झंडे लगता है दिखाने कि का नाम भारतीय किया, जनता जी। पार्टी के प्रवक्ताओं ने यहाँ पे उसका खुलासा करना चाहिए। अगर युवक कांग्रेस युवाओं का, किसानों के, व्यापारियों के अधिकारों के लिए आंदोलन करता है तो उसको अगर आप बोलते हैं कि वो गुनाह है, वो गलत है, लेकिन उसे दूसरे दायरे में आप जब देखते हैं कि देश के विरोधी पक्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब मुंबई दौरे में आते हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता उन्हें काले झंडे दिखाते हैं, इसका कहाँ समर्थन होता है? तो राइट। मुझे ऐसा सो लगता सो है लेट मी कि- आस्क संजय ठाकुर साहब। संजय ठाकुर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग कहते हैं कि भारत को 18% टैरिफ देना पड़ेगा। खैर फिलहाल तो 10% पे है, क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने सारे टैरिफ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब ट्रंप साहब ने ग्लोबल टैरिफ लगा दिया 10% फॉर ऑल कंट्रीज, तो अभी 10% पे है। लेकिन भारत को टैरिफ देना पड़ेगा, ये मेरी समझ के बाहर है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टैरिफ। संजय ठाकुर साहब, सुरेश चंद्र राजन साहब और तरुण साहब, अ टैरिफ इज एन इंपोर्ट टैक्स। आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पर टैरिफ लगा है अमेरिका में, जो अमेरिकन देंगे, भारत नहीं देगा। भारत नहीं देगा, हिंदुस्तान टैरिफ नहीं देगा। हिंदुस्तान को इफेक्ट इसलिए पड़ता है कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जरा महंगी हो गई हैं, दैट्स ऑल। वी आर नॉट पेइंग एनी टैरिफ, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। द इंपोर्टिंग कंट्री पेज द टैरिफ, नॉट द एक्सपोर्टिंग कंट्री। यहां से जो माल जा रहा है उसका एंट्री टैक्स है यूएसए में, जो कि ट्रंप साहब ने 18% पे लगाया था, अभी वो 10% पे है। खैर एनीवे दैट्स अ सेपरेट इशू। संजय ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वहां पर कोई 20 हेड्स ऑफ स्टेट थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट पर। इमैनुअल मैक्रोन साहब, हमारे लूला साहब ऑफ ब्राजील, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स, द प्रेसिडेंट ऑफ स्पेन और बाकी वगैरह वगैरह वगैरह, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। सैम ऑल्टमन, एआई, ओपन एआई के एंथ्रोपोमॉर्फिक के जो सीईओ हैं वो भी थे, सुंदर पिचाई साहब भी थे, बाकी सब लोग भी थे। सर, उनके सामने इस किस्म की प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब हुआ? क्या अगर आप गलगोटिया के खिलाफ कर रहे हैं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ करिए, वहां पर प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब हुआ? मतलब मेरी जरा समझ के बाहर। आपको कोई बात समझ में आई है? संजय ठाकुर साहब प्लीज। बजाज साहब, विश्वास नहीं होता कि 21वीं सदी में भारत को जिस संचार क्रांति का सपना दिखाने वाले एक प्रधानमंत्री की पार्टी की दुर्दशा आज ये हो गई है कि वो ये समझ नहीं पाते हैं कि हम भारत का विरोध कर रहे हैं कि किसी विषय का विरोध कर रहे हैं। रही बात इस समय देश के जो नेता विपक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो उनके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि एक हमारे यहाँ राहुल गांधी जी हैं और एक अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं। इन लोगों ने कसम खाई है कि इनको किन्हीं संवैधानिक संस्थाओं की कोई परवाह ही नहीं करनी है। मेरे मन में आया, मैंने कुत्ता मार के खाया। अगर जब इस तरह का काम चलेगा, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि ये इलीगल है जी, और कानून के प्रोविजन भी बता देती है कि इस कानून के लिए ये जो इमरजेंसी अधिकार है ये सीधे सीधे किसी अमेरिका के राष्ट्रपति को है ही नहीं। जी, उसके बावजूद
उसी नियम में वो फिर से ग्लोबल एक टैरिफ डिक्लेयर कर देते हैं। और जैसा आपने कहा, टैरिफ 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 करने वालों को ये बात समझनी चाहिए कि टैरिफ जब कोई देश लगाता है तो उसमें हमारा देश, हमारा सामान जब उस देश में जाता है तो उनके कंज्यूमर्स के लिए उतने % महंगा हो जाता है। जी हाँ भारत देश का तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना जी। लेकिन ये टैरिफ टैरिफ करने वालों को इस बात की समझ ही नहीं है। और जहां तक रही बात बिजनेस की, अगर हमारा एक्सपोर्ट इतना ज्यादा है उनके साथ तो हमने उसके अल्टरनेटिव मार्केट तैयार कर लिए हैं। इसीलिए पूरा यूरोप अमेरिका की न सुनते हुए भारत देश के साथ व्यापार करना चाहता है। या कोई सामान्य घटना है क्या कि 20 देशों के हेड आज आपके देश में बैठे हैं, पूरी दुनिया आपकी ताकत को मानने के लिए तैयार है, लेकिन एक राजकुमार जो अपनी आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर पा रहा है, एक नकारा हुआ राजकुमार इस देश की जनता द्वारा, उसने जीत कर लिया है कि नहीं, मैंने तो इस देश को बदनाम करना है। और दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि जब उन इशारे पे इस देश की हैसियत जो बढ़ रही है, दुनिया के जिन देशों को यह बात हजम नहीं हो रही है, उसी देश के टूल किट के जरिए इस देश की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का, इस देश के डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम को डिस्टेबलाइज करने का जो आदेश आया है, मुझे तो लगता है कि इस प्रदर्शन के पीछे भी कोई आदेश ही होगा कहीं से, किसी जॉर्ज सोरोस का या किसी का, कि डिस्टर्ब करो। कैसे 20 हेड ऑफ स्टेट और अमेरिका एक तरफ से विरोध कर रहा है, उसके बावजूद भी लोग भारत के साथ क्यों करना चाहते हैं ये सब जी। तो एडवोकेट क्यों नहीं? भारत का लोहा दुनिया मानेगी, लेकिन हमारे लोग नहीं मानेंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण तो तब है जब संचार क्रांति का सपना देखने वाले जो हमारे नेता थे, राजीव गांधी, नेता के जो नौजात हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आई। एडवोकेट संजय ठाकुर साहब, बात यह है, जब विकसित भारत के बात करते हो दैट इज ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के बात करते हो वो ठीक है, विश्व गुरु बनाएंगे एआई के माध्यम से 2047 में, दैट इज ऑल्सो ठीक, बट आपको जवाब तो देना तो पड़ेगा जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं इकोनॉमी इज एट रिस्क, इकोनॉमी रिस्क फैक्टर बहुत है इकोनॉमी में। हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हमारे जो वहां पर सिलिकॉन वैली बसाया, जो आईटी सिटी बैंगलोर में बसाया, नासिक अलग अलग पुणे में जो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, उनके नौकरी का क्या होगा? हजारों जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनका जॉब लॉसेस को किस प्रकार से कॉम्पेंसेट करेंगे? एक स्मूथ पैसेज कैसे होगा? अगर राहुल गांधी जी ये पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा कि आपका रोड मैप क्या है। अगर ये नौकरियां जा रहे हैं, हजारों नौकरियां अगर जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, व्हाट इज द रोड ब्रिज? वो ब्रिज कैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे? आप कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे? ठाकुर साहब, बिल्कुल गलत समझ है ना नाम बिहार साहब। शायद राहुल गांधी जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक तो जनरेट होता नहीं है, उसको जनरेट कौन करता है? कौन से टूल हैं जो उस चीज को जनरेट करते हैं? और आप जब ये बात कर रहे हैं तो आप जितना एक्सपांशन करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप नई चीज नहीं ला सकते। आप कोई नई चीज लाते हैं, आप अपने घर में कोई नई व्हीकल लाते हैं तो पुरानी व्हीकल उठा के फेंक देते हैं क्या? जी देखिए, एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है इस देश में, क्योंकि इस देश के जो विपक्ष के लोग हैं वो सत्ता से इतने दूर हो गए हैं और अब लगातार उनको ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह के नए नए प्रयोग, आधुनिक प्रयोग नरेंद्र मोदी जी और भारत की सरकार करती जा रही है और उसको दुनिया का जिस लेवल पे एक्सेप्टेंस मिलता जा रहा है, उससे निकट भविष्य में इन लोगों की सत्ता से दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि ये लोग बौखलाहट में अतार्किक तर्क देकर इस देश के लोगों को गुमराह कर ये लोग इस तरह की हरकतें कर रही हैं। दुखद है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन संजय ठाकुर साहब, समृद्ध होगा, भारत होगा तो हम होंगे, आप होंगे। लेकिन संजय ठाकुर साहब, हम सत्ता में, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी 50 साल सत्ता में नहीं रही जी, तभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ये थोड़ी कहा था कि नहीं आप टेक्नोलॉजी को नहीं ला सकते। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के नौकरी का क्या होगा? ठाकुर साहब, क्या सरकार ने इसके बारे में सोचा है? फेज आउट के बारे में सोचा है? इनको कहां एम्प्लॉय करेंगे उसके बारे में सोचा है? ठाकुर साहब, सिस्टम में कोई गड़बड़ी है भाई, मुझे खुद डिस्टर्बेंस है बहुत। There's a disturbance in the audio, please. सिर्फ सुरेश चंद्र राजन जी का ऑडियो फर्स्ट क्लास है, बाकी संजय ठाकुर साहब, बाकी सर यहाँ पे कोई कांग्रेसी बैठे हैं सर हमारे डेस्क के ऊपर,
मैं बता रहा हूं आपको। हाँ हाँ 100%। आवाज आ रही है जी। अब संजय ठाकुर साहब, कैन यू हियर मी नाउ? यस, वेरी मेरा भी क्लियर। कोई फोन नहीं। Right, but प्रदीप जी ने सवाल पूछा आपसे। अपॉर्चुनिटीज का क्या होगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स गोइंग टू लूज जॉब्स। क्या आपका कोई फेज आउट प्रोग्राम है? क्या मोदी जी इनको कहां इनकॉर्पोरेट करेंगे? राहुल गांधी जी का वही पूछना, आप ये जो हजारों नौकरियां सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाएंगे, कहां उनको रखेंगे? कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे? ठाकुर साहब नहीं है, गलत नैरेटिव है। सारा कुछ रोबोटिक होने जा रहा है, ऐसा नहीं है नाबियार साहब। ये जी समझना पड़ेगा कि अगर दुनिया किसी तरफ जा रही है, अगर दुनिया किसी चीज को एक्सेप्ट कर रही है, तो इस रेस में आप दुनिया में सबसे पीछे चलना चाहेंगे, आप भी आगे जाना चाहेंगे। सिर्फ इस सोच का फर्क है। जी। लेकिन एक चीज है सर, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। संजय ठाकुर साहब, जो आपने कहा ना नौकरियां नहीं जाएंगी, नौकरियां जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर के आए 1985-86 में, मुझे अभी तक याद है 85, जब राजीव गांधी जी बतौर प्रधानमंत्री ही ब्रॉट इन कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेड सैम पेट्रोडा साहब चेयरमैन ऑफ द रूरल टेलीकॉम मिशन एंड सो ऑन, तब भी यह बात उठी थी कि अगर सारा काम कंप्यूटर करेंगे तो मनुष्य क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे। तब भी यह बात उठी थी और उसका भी बहुत विरोध हुआ था। लेकिन सर नई नौकरियां मिली, नई there were new avenues which were created, new jobs were created. So with AI also the same thing will happen. Some people will lose their jobs. There is no doubt about it. But new avenues will be created. लेकिन एक चीज जो सुरेश चंद्र राजहंस जी ने कही और एक चीज जो तरुण साहब ने कही आरजेडी के, उन्होंने ये कहा कि आपकी जो नीतियां हैं वो एंटी यूथ हैं, यूथ विरोधी हैं। यूनिवर्सिटीज का जहां तक सवाल है उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, लोगों की पढ़ाई को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। यहां पर कोई इनोवेशन नहीं हो रही है, इंप्रोवाइजेशन नहीं हो रही है और आप सिर्फ इवेंट्स करते हैं। संजय ठाकुर साहब बोलिए, इसके पहले कि मैं अनुज साहब के पास वापस जाऊं। बोलिए बयान सर। साहब, ये कितना बड़ा झूठ है। ये तो आप चाहे इनोवेशन के क्षेत्र में, चाहे हर दिन होने वाले, आप चाहे डीआरडीओ का कार्यक्रम देख लीजिए, आप चाहे मिसाइल प्रोग्राम देख लीजिए, आप चाहे स्पेस प्रोग्राम देख लीजिए, आप जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। हम अपने देश में वार प्लेन बनाने की बात कर रहे हैं और हमको कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए, विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष के कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष बैठा ही है अपने पक्ष में और सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और जो देश की मीडिया जगत है, ये उसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पे है कि देश में चल क्या रहा है इसको लोगों को बताया जाए। जी नौकरियां जाएंगी, ठीक है, जैसा आपने कहा, लेकिन जब किसी भी चीज को, आपको दुनिया में कोई होड़ मची है, आज आप देख रहे हैं जब सरहदों पे लड़ाई लड़ी जा रही है तो हर आदमी खाली गोली बंदूक से नहीं लड़ी जा रही है, ये टेक्नोलॉजी का वॉरफेयर है। ये कहने वाले लोग कुछ नहीं हो रहा है, वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस के जमाने में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गए हैं। तो ये कहने वाले लोग खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं ना। समस्या ये है। रही बात इस देश के यूथ की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका मापदंड क्या है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर 5 साल पे इस देश में चुनाव करा के भारत में 18 साल से ऊपर के लोगों को यह मौका दिया जाता है कि आप इस बात का चुनाव करें कि इस देश की सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। और उसके बाद लगातार जिन लोगों को नकारा जा रहा है, वो लोग उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं जिनको लगातार इस देश में सेवा करने का मैंडेट दिया जा रहा है। तो ये तय कौन करेगा कि यूथ किसके पक्ष में है, नवयुवक किसके पक्ष में है? क्या सिर्फ 10 एनएसयूआई के कार्यकर्ता, 10 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं कपड़े उतार कर अगर भगदा सा नंगा नाच कर दें तो यह तय हो जाता है कि यूथ नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है? ऐसा तो नहीं है जी। मुझे बताइए ना कि मापदंड क्या होगा। चाहे पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक जितने चुनाव हो रहे हैं, उन सारे चुनाव में इस देश के नौजवानों का अगर रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है तो कैसे तय कर लिया जाए? जी।
लेकिन एक चीज तो है सर, जहां तक आपका सवाल है, नोबडी कैन डिनाई इट। ये तो मतलब अजीबोगरीब बात हो गई कि कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हो सकता है कि वहां पे अव्यवस्था रही हो सकता है कि द क्राउड्स वर टू मेनी पीपल वांटेड टू कम इन एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक चीज है, ये जितने भी यूथ कांग्रेस के लोग दिख रहे हैं ना वहां जो विजिटर्स थे उन्होंने पकड़ के पीटा उनको, सिक्योरिटी वालों ने नहीं, उन्होंने पकड़ के पीटा उनको। दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन मैं अनुज साहब के पास वापस जाता हूं। अनुज साहब, आप ये बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के ये कहा जा रहा है, बाय द वे वी यूज्ड एआई ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ये भी आपको बता दें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हम लोगों की मिसाइल स्ट्राइक्स इतनी सक्सेसफुल हुई, दैट वाज आल्सो मोस्टली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एआई। ये भी आपको बता दूं। लेकिन आप ये बताएं सर, बिहार में फॉर एग्जाम्पल हमने देखा तेजस्वी यादव साहब की इतनी जबरदस्त रैलीज हुई, जबरदस्त। हम लोग यहां एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या परफॉर्मेंस आएगी, बट नोबडी वोटेड फॉर हिम। आई थिंक ही इज गेटिंग अ फोन कॉल। अनुज साहब, आप जरा एयरप्लेन मोड पे कर देना उसको। सर, नोबडी वोटेड फॉर हिम। वेरी अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू सीट्स। व्हाई डिड दैट हैपन? आप जो बोल रहे हैं अगर सही है तो लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं ला रहे वापस आपको सरकार में? आप बताइए ना सर प्लीज। देखिए बजाज साहब जी बोलिए सर। बजाज साहब, मैं बता दूं आपको जी। बहुत अच्छा सवाल है, इस पर मैं बात करना भी चाहता हूं। अभी इनके प्रवक्ता बता रहे थे जी कि लोग चुनाव में वोट क्यों दे रहे हैं, हम विकास के स्तर पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर ये बिहार में इतना बढ़िया काम कर रहे होते, 10,000 रुपए की खैरात नहीं बांटनी पड़ती, वो भी चुनाव के बीच में क्यों बांटनी पड़ रही? कहीं ना कहीं जिस तरह से दबंग लोग पहले चुनाव से ठीक एक दिन पहले 500 रुपया मुर्गा दारू बांट कर वोट लेते थे, ठीक उसी तर्ज पर इन्होंने 10,000 रुपया बांटा। तो ये जो चुनाव में जो आप खुद कर रहे हैं, तमाम मीडिया की रिपोर्ट थी, ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग का भी था कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे थे। लेकिन ये जो मशीनरी का जो उन्होंने दुरुपयोग किया और 10,000 रुपया का जिस तरह से बांट कर वोट खरीदने का काम किया, ऑब्वियस ऐसे में तो कोई भी विपक्ष की पार्टी जीत ही नहीं सकती है। इस पे एक अलग से बहस करिए। एक मेरे पास डेटा है, चुनाव आयोग का खुद अपने कंट्रोवर्सी वाला डेटा देखा है आपने। बिहार की कुल जनसंख्या है जो कि 7 करोड़ 42 लाख है और चुनाव में गिनती कुल हो गए 7 करोड़ 45 लाख। कैसे हो गए? आपने कहा चुनाव के अंतिम चुनाव जिस दिन खत्म हुआ उस दिन आपने कहा 66.9% मतदान हुआ है और है जो कि वोट काउंटिंग 7 करोड़ 45 लाख कर रहे हैं। इस पे सुनने वाला कौन है? ना कोर्ट सुन रहे, ना पार्लियामेंट में इस पे बहस कराना चाहते हैं, ना चुनाव आयोग को आपने बरी कर दिया है कि चुनाव आयोग यदि गलत करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, ये सारी चीजें इतनी गलत हैं तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? कोर्ट में आप लोग डिबेट में क्यों झूठ परोसते हैं? राजनीतिक पार्टियां इस देश में कोर्ट है, संविधान है। संजय ठाकुर जी, उनको बोलने देना ना आपको कोर्ट Sir, I'll ask the question. आपको खाली चारा चोरी करने वालों की सर, I'll ask the questions. मुझे सवाल पूछने दीजिए ना प्लीज। बीच में मैंने कुछ नहीं बोला। सर, I'm नहीं, still आप here. गलत बात कर रहे हैं सर, ना। so what? सर, I'm still here. है, हमारा डेटा नहीं है ये जो मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये डेटा लेके जाइए ना कोर्ट Sir, में, क्यों एक नहीं जाते कोर्ट में? सेकेंड, there is a डेटा को चुनाव आयोग sir, there is a specific question that needs to be asked. सर, कोर्ट की बात छोड़िए, एक सेकेंड कोर्ट की बात छोड़िए। सुनना चाहिए। अनुज साहब, यहाँ पर एक सवाल उठता है, वो ये है कि इस डेटा को लेकर के क्या आपने अंडर द सेक्शन, आई थिंक इट्स सेक्शन 121 if I'm not mistaken, I could be wrong of course, we have 2-3 advocates over here, they would know it, क्या आपने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करी है? क्या वहां पे अर्जी डाली आपने विद प्रॉपर डेटा, विद एवरीथिंग एल्स, और कितनी कंप्लेंट्स गई हैं? बोलिए ना सर प्लीज। बजाज साहब, मैं सिर्फ 2 उदाहरण बता रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। एक हमारा एक विधानसभा क्षेत्र है नवीनगर जी, जहां है जो कि 112 वोट से है जो कि जीत हासिल हो गई जी। जब 132 वोट जो पोस्टल बैलेट के पेपर थे उसको गिना ही नहीं गया। अग्यामा में से क्या गया 95 वोट से जिता दिया और 175 वोट का जो काउंटिंग उन्होंने नहीं किया। अब चुनाव आयोग के पास इसकी शिकायत है, बजाते लिखित शिकायत है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। किसके पास है? मीडिया, गोदी मीडिया का हाल आप देख ही रहे हो, इलेक्शन कमीशन का हाल आप देख ही रहे हो। अब बात है कि न्यायालय में भी जाएंगे और हम तो चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो, पार्लियामेंट में चर्चा हो। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, बिहार में भी हमने एक जन आंदोलन खड़ा किया, लेकिन आप उस पर कोई संज्ञान ही नहीं ले रहे हो। आप उल्टा कर रहे हो कि राहुल गांधी बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। तो आखिर में इस तरह का अगर लोकतंत्र के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा। सर, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। क्या इलेक्शन कमीशन में
आपने जो प्रॉपर प्रोसीजर है, एक फॉर्मेट होता है ना सर इलेक्शन के बाद, आपका जो आपका खुद का जो पोलिंग ऑफिसर वहां पर होता है, आपके बाकी सब लोग जो आपके होते हैं वहां पे, जी क्या उन्होंने फॉर्म साइन किया? जब उन्होंने फॉर्म साइन किया कि भाई वोटिंग हो गई है, मेरी तरफ से सेटिस्फैक्टरी वोटिंग हुई है, वो अगर उन्होंने फॉर्म साइन किया, वहां पर उन्होंने कंप्लेंट करी कि ये गड़बड़ हुई है वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद आपको सिर्फ फिर भी 45 दिन मिलते हैं आगे जाकर के आपको शिकायत दर्ज करने की लिखित में एक प्रॉपर फॉर्मेट के द्वारा, क्या वो सब किया गया है आरजेडी द्वारा? उम्मीदवारों ने अपने अपने स्तर से सब जगह जो कि शिकायत चुनाव आयोग को किया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तरुण साहब, बात यह है कि मोदी साहब को लोग ट्रस्ट करते हैं, डेवलपमेंट मोदी साहब जब रिपोर्ट कार्ड देते हैं लोग बिलीव करते हैं। जब मोदी साहब कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप या 12 साल में ऐतिहासिक है, पूरे इंडिया के हिस्ट्री में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ नहीं पूरे देश में, तो लोगों को दिखता है। जब मोदी साहब कह रहे हैं कि गोल्डन पीरियड ऑफ सिक्योरिटी, अमित शाह जी ने तारीफ किया, नॉर्थ ईस्ट का सिक्योरिटी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, माओइस्ट के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया, कश्मीर में किस प्रकार से उन्होंने कंट्रोल कर दिया है टेररिज्म, तो ये लोगों को दिखता है। मिलिट्री पावर दिख रहा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, दिख रहा है, तो लोग बिलीव करते हैं। नाउ हाउ व्हाट मेक्स यू थिंक दैट मोदी साहब जो भी करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, देश के खिलाफ आप कैसे कर सकते हो? अनुज जी, देखिए, ये कहने की बात है, मैं पहले ही कहा हूं कि अगर ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और डेवलपमेंट इतना किया होता तो 10,000 रुपए इनको चुनाव के समय बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल बिहार की हालत बिल्कुल खास्ता है, चाहे वो शिक्षा की बदहाली पे बात कर लीजिए, अस्पतालों की बात कर लीजिए, जीवन का रहन सहन की सार्थकता की बात कर लीजिए, विद्यार्थियों की शिक्षा की जो बेहतरी है उस पे बात कर लीजिए, बेरोजगारी पे बात कर लीजिए, तो बिहार की स्थिति बहुत खराब है। ये अलग बात है कि बार बार इन्होंने जो कि जनता को गुमराह किया है, युवाओं को सपना दिखाया, रोजगार के नाम पर आज तक 2 करोड़ रोजगार कभी नहीं मिला। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं जो कि बरकरार अभी भी है। क्राइम रेट है क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा दुगना तिगना बढ़ गया है। मैं तो बताता हूँ, एनसीआरबी का डाटा मैंने हम लोगों ने कहा कि 20 सालों में इनका कितना है, 65,000 हत्याएं हो गई, अपहरण की घटना 1 लाख से ज्यादा है, बलात्कार 25,000 हो गए, चोरियां 3 लाख हो गए। ये एनसीआरबी का डाटा है। इस पटना जैसे शहर में हर 24 घंटा में है जो कि एक हत्या हो जा रही है। अभी नीट के विद्यार्थियों के साथ बलात्कार हुआ, उसमें सारे सरकार के लोग शामिल, उसमें ईमानदारी से जांच नहीं हो पा रही है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में है जो कि अगर ठीक से जांच हो तो ना जाने कितने इनके चुनाव के राजनीतिक पार्टी के कितने बड़े नेता है जो कि अंदर चले जाए। तो लगातार ना महिला सुरक्षित है, ना विद्यार्थी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है। तो यहाँ बिहार की तो बदहाली है। और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो ये आज की है क्या? वो तमाम योजनाएं जो आज दिखाई दे रही है वो यूपीए 1, यूपीए 2 अटल बिहारी वाजपेयी के समय का है। ये तो इनकी किस्मत अच्छा है, उद्घाटन करने का मौका इनको मिल जा रहा है। अभी कह रहे हैं कि बिहार में बिजली की बात कर रहे थे। बिहार में बिजली पे अगर बात करेंगे तो उस परियोजना का क्या नाम था? राजीव गांधी विद्युत परियोजना, जिसको इन्होंने नाम बदल दिया। तो ये तो इनकी किस्मत अच्छी है कि जब वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उद्घाटन करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। जी। हमारा प्रोजेक्ट है। अब बिहार की बदहाली की बात करते हैं। हमारी जब सरकार थी उस समय का बजट क्या था और जब इनकी सरकार है उस समय का बजट क्या था? बताइए। इन 20 वर्षों में इन्होंने कितने विश्वविद्यालय खोले? हम आप ही के समय में पहले भी कहा हूं कि बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ तो क्योंकि बिहार में चारा भी चोरी करके खा जाते हैं। जी जी जी। उससे ज्यादा बिहार में चारा भी चोरी करके खा जाते हैं। अपना मैनिफेस्टो पढ़ के तब आया करो डिबेट करने। मैनिफेस्टो पढ़े नहीं है, आपकी संवेदनशीलता खत्म हो गई। संवेदनहीन व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। हमने 10,000 दिया, तुमने 20,000 देने का वादा किया था। अंगूर नहीं खाने को मिले तो अंगूर खट्टे हैं। इस तरह की बात करते हैं आप लोग। संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानने वाले लोग वोट चोरी की बात कर रहे हो। आपको पता है इस देश में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसे बनाया गया जिसके पास लॉ की डिग्री भी नहीं थी। पता है आपको? कुछ पता नहीं है आपको? नाम बताइए उस आदमी का जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं थी और उसको सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनाया गया था। उसका नाम बताइए। आप बहुत बुद्धिमान बन रहे हैं। कौन बात करेगा? आपके पास वॉशिंग मशीन पड़ा हुआ है। अरे चारा चोरी करके खा जाओगे तो बचेगा क्या? बिहार में चारा भी पशुओं का चोरी करके खा जाते हो तुम लोग। इस तरह के व्यक्तित्व बताओ ना मुझे
कि किस आदमी को संविधान की इतनी परवाह थी, नहीं, तो जिसके पास लॉ की आप डिग्री नहीं अपने गृह मंत्री थी से उसको पूछिए ना। सुप्रीम आप कोर्ट का अपने- सीजेआई बना दिया गया, आप उसका अपने नाम गृह बताओ। मंत्री से तड़ीपार उनको क्यों किया Right, जाता? so, बताओ ना, उसका नाम नहीं पता है ना? तड़ीपार आदमी गृह मंत्री होता So है। let जाके me पता go to the करो। Congress. तड़ीपार आदमी गृह मंत्री होता है क्या? Sir, but the fact remains. नहीं, ये संविधान की बात बात कर रहे करते हो, संवैधानिक संस्थाओं को आप नकारने समाज वाले की बात तुम, कीजिए। But the सबसे fact बड़े remains- और तुम इस देश में संविधान को तार तार करके इस देश में आपातकाल लगाने वाले लोग, आप आके यहाँ बहस देंगे क्या? All right, so let's go to Suresh Chandra Rajan ji. Right. कुछ भी एक जी, 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 बिल्कुल। भाषण दे रहे, आपको न कोई ज्ञान है न कोई डेटा पता है। संजय ठाकुर साहब, आपने बिहार के चुनाव संजय में ठाकुर साहब, तुमने भाजपा जितना दे रहे उससे डबल देने का वादा किया था। वादा किया था, no doubt about it. के सत्ता में आना All right, gentlemen. Gentlemen, let's keep the debate civil if possible. Sir, ऐसा है सुरेश चंद्र राजन जी, जो अभी अभी आरजेडी के प्रवक्ता साहब ने कहा, दो तीन ऐसी जगह, एटलीस्ट दो ऐसी जगह हैं, और इनकी एक आरजेडी के एक अलायंस में पार्टनर थे सीपीआईएमएल वाले, उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पोस्टल बैलेट्स हैं जो काउंट नहीं किए, दे वर मोर देन द विक्ट्री मार्जिन। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हुआ है, उन्होंने लिखा है, और दो कॉन्स्टिट्यूएंसी और हैं where you can see it on the election commission website, it is still there, that thing is still being investigated. और ये आपने कंप्लेंट करी है पिछले साल में, but that complaint is still being investigated and I don't know what will happen. I don't think anything is likely to happen over there. सुरेश चंद्र राजन जी, आप ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट हो रहा है, ठीक है सर, जबरदस्त हो रहा है, सारी दुनिया तारीफ कर रही है, हर एक कोई बोल रहा है क्या जबरदस्त काम किया है भारत ने, एवरीबडी इज डिपेंडिंग ऑन इंडिया। प्रेसिडेंट मैक्रोन कहते हैं मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब, प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ऑफ ब्राजील कहते हैं मिस्टर मोदी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। और आप जब कहते हैं ना लोग सिर्फ बोल रहे हैं, सर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई साहब ने अभी अभी विशाखापट्टनम में $15 बिलियन की कमिटमेंट करी है, जिसमें से $5 बिलियन आ गए हैं फॉर अ डेटा सेंटर एंड अ स्किलिंग इंस्टीट्यूट। $5 बिलियन आ चुके हैं उसमें, दिस इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय गूगल आउटसाइड द कंट्री। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स साहब आखिर में नहीं आए। बिल गेट्स साहब इसलिए नहीं आए, जैसा कि उन्होंने अब जाके बोला है, और आप लोग बहुत बोल रहे थे बाय द वे इसके बारे में, पवन खेड़ा साहब ने भी इसके बारे में बात करी है, देखो बिल गेट्स ने मना कर दिया। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के इसलिए नहीं आए, उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां पर आ जाता तो सब लोग जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स के बारे में बात करते मुझसे, एंड इट वुड हैव टेकन द अटेंशन अवे फ्रॉम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कशन व्हिच वाज टेकिंग प्लेस। They have decided to invest $13 billion in India, $13 बिलियन, जिसमें से $2 बिलियन आ चुके हैं सर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ शोशाबाजी है, इसमें कुछ नहीं हुआ वगैरह वगैरह? पैसा तो आया ना सर, आप बताइए, बोलिए सर। सुरेश चंद्र राजन जी प्लीज। सर, आपके सवाल का जवाब देने के पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, इनकी कुछ बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बात करते समय कहा कि सरहद की जब बात आती है तो देश की सुरक्षा एक सुरक्षित हाथों में है। तो ये इनको मैं बताना चाहूंगा कि ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्पेशली महाराष्ट्र और मुंबई में ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि जैसे ही ये मुंबई महानगर पालिका में इनका मेयर बना तो इन्होंने बांग्लादेशी को यहाँ से भगाने की बात की। लेकिन राजू जी और प्रदीप जी, इनको मालूम होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र पुलिस का काम नहीं है यहाँ के बांग्लादेशियों को निकालने का। इस देश की सरहद पे काम करने वाले भारतीय जवान होते हैं, जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी है, संरक्षण मंत्री है वहां पे। इन लोगों का ध्यान देना, और इनको किसने रोका है बांग्लादेशियों को निकालने के लिए। और मुंबई में ये बांग्लादेशी मुद्दा लेकर जब जब आंदोलन करते हैं, उनको घर तोड़ते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो एक भी बांग्लादेशी इनको मिलता नहीं है। और ये जानबूझकर इस देश के अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, उनको टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये बोल रहे हैं कि मोदी साहब को लोग ट्रस्ट करते हैं। मोदी साहब को लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। मोदी साहब का रीजनल पार्टियों में एक डर है। मोदी सरकार की नीति है, मोदी साहब की भाजपा की नीति है, जहां जहां रीजनल पार्टियां अच्छी तरह से काम कर रही है, उनको सेंट्रल एजेंसीज का दबाव बनाकर, उनका डर दिखाकर उनको पार्टियों को तोड़ा जाता है।
और उनको अपने साथ लिया जाता है। अगर जो लोग अपने साथ आते हैं उनको साथ में लेके सरकार में शामिल करते हैं, अलायंस बना के गवर्नमेंट बना के राज करते हैं, और जो लोग उनके साथ नहीं आते हैं इनको उन एजेंसी के माध्यम से परेशान किया जाता है, उनके ऊपर केसेस किए जाते हैं, उनका पॉलिटिकल लाइफ बर्बाद किया जाता है। और ये कहते हैं कि मोदी जी का वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं है। मोदी जी को कोई डरता नहीं है। मोदी जी आज जहाँ पे बैठे हैं और उस जगह पे बैठकर जिस तरह से ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं उसको लोग डरते हैं। चलिए, लेकिन Suresh, कांग्रेस one पार्टी second, का let's talk about the AI कार्यकर्ता, summit. एक भी युवा डरता नहीं है। तो और एआई वो समिट के बारे में बात करें सर। अभी ये तो बात हो गई, ये तो बार बार आप बोलते ही हैं, ऐसी कोई बात साहब, नहीं एक है। छोटा सा मैं एक सेकंड सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। छोटा सा सवाल। Sir, it is your channel. ये भी बोला Sir, it is your channel. मैं- उनको बोलने मैं देना ये सर, उचित please. समझता हूँ कि जिस मुद्दे के ऊपर भाजपा के प्रवक्ता ने बात रखी है उसका जवाब देने का हमें भी अधिकार सर, एआई समिट, और उन्होंने ये भी कहा, एआई समिट की बात कहा आती थी, ये बोल रहे थे कि मोदी सरकार की नीति को लेकर लोग नकारते तो उनके बार बार चुनाव क्यों जिताते हैं? जवाब देना था तो दे देते ना। इमरजेंसी क्यों लगाई थी? जी, बिना लॉ इमरजेंसी की क्यों डिग्री लगाई के थी? आदमी को सीजीआई क्यों बनाया आप था? लोगों उसका को जवाब देते। जब लोगों के मुद्दे के ऊपर बात होती है, लोग सवाल पूछते हैं तो आप इतिहास में चले जाते हैं। तो सर, आपने वर्तमान में लोगों की क्या बनियान वाली जरूरत प्रोटेस्ट है, क्यों करी, ये लोग तो बता क्या दो। चाहते हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी या उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वर्तमान हो में या लोग मोदी राहुल मीडिया गांधी की भी को बात नहीं बिल्कुल नहीं करता है। चाहते हैं। कल इस देश नकार दिए हैं, के उठा विपक्ष के नेता फेंक को दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक वर्तमान में लोग कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी गोली जी को ही मारकर चाहते हैं और मारने आप की मेरे बात छोटे करता भाई है। की तरह हो, उस लेकिन वक्त आप ये ये देश समझ का नहीं पा मोदी रहे मीडिया हो भाजपा कि का कोई एजेंसियों कार्यकर्ता का उसके डर ऊपर कुछ नेताओं बात में नहीं है तो करता है। वोटरों को किसने डरा दिया? तो सर आपके- सर आपके इमरान मसूद साहब ने भी तो वही बात लोकसभा कही। अध्यक्ष के बाजू में बैठता है, वो कार्यकर्ता सरेआम वीडियो बना के राहुल गांधी जी को गोली मारने की बात करता है। जी, ये बहुत सम्मान की बात दुखद है क्या? बात है, दुखद बात है। करनी आप सेना उसका समर्थन करते हो? अरे भाई, तो आप लोग कम कर रहे हो क्या? आप लोग भी नरेंद्र मोदी जी को मरने की और मारने की दुआएं रोज कर रहे हो। रोज नरेंद्र मोदी जी का गला काटने के वीडियो आ रहे हैं। देखो, आप भी के पार्टी के भारतीय लोगों जनता के पार्टी वीडियो हैं। ने जिस तरह से पिछले 10-11 साल में सत्ता में आने के बाद राजनीति की है, उन्होंने देश का जो सांप्रदायिक सद्भावना का जो वातावरण था उसका पूरा तरह से बिगाड़ दिया है सर। ये लोग आज आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, छोटे छोटे जब महानगर पालिका के चुनाव होते, पंचायत समिति के चुनाव होते, जिला परिषद के चुनाव होते, यहाँ पे भाई भाइयों में झगड़ा लगाने का काम करते हैं ये लोग। कल भिवंडी, मैं राजू जी एक भिवंडी का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बोलिए भिवंडी में कल वहां पे महानगर पालिका में मेयर एक सेकुलर फ्रंट के माध्यम से वहां पे कांग्रेस और सेकुलर फ्रंट का बना जी, लेकिन वहां पे इन्होंने देखिए, ये महायुति सरकार में दोनों एक साथ है, एकनाथ शिंदे एक साथ है, भाजपा एक साथ है, अजित पवार गुट एक साथ है, लेकिन भिवंडी महानगर पालिका में इन्होंने अलग अलग दो कैंडिडेट दिए और ये लोग बोलते हैं कि हम एक साथ हैं और दोनों की पराजित हुए हैं सर वहां पे। और इनके ही भाजपा के 6 नगर सेवकों ने भारतीय जनता पार्टी की उनके ऊपर जो दादागिरी थी, भारतीय जनता पार्टी का जनहित विरोधी जो उनका जो भूमिका थी उसको नकार कर वहां पे एक नया सेकुलर फ्रंट बना के भिवंडी में उनकी सरकार स्थापन की है। तो उसके बाद वो 6 नगर सेवक जिन्होंने बंडखोरी किया उनको परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। राहुल गांधी जी और इनकी यही नीति है सर। राहुल गांधी जी, सुरेश चंद्र राजन जी, आज राहुल जी यहाँ पर थे, मुंबई में थे, तो जो आरएसएस का आइडियोलॉजी का लगातार विरोध करना महाराष्ट्र में, क्या ये आपके लिए इलेक्टोरल लॉस नहीं है? सावरकर जी के खिलाफ बोलना राहुल जी हमेशा, क्या ये आपके इलेक्टोरल लॉस नहीं है कि आपके वोटर्स डिमिनिश नहीं होता है? बीच हाल ही में टिप्पू सुल्तान वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज का तुलना करना, इतने बैकलैश हो गए राजन जी की आपके अध्यक्ष को माफी मांगना पड़ा, तो क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी? बोलिए राजन जी। प्रदीप जी, टीपू सुल्तान का जो इशू है उस इशू को लेकर हमारे जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश किया। फिर भी महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाळ जी ने लोगों के सामने आकर माफी मांगने का काम किया, अपोलाइज किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सुधांशु त्रिवेदी हो, भगत सिंह कोश्यारी हो, कोरटकर हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ऐसे कई नेताओं ने, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, ऐसे महापुरुषों का बार बार अपमान किया है सर। और इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता टूट से मैं नहीं किया है। ये लोग अपने
वो अपने आप को सुटेबल होने वाली राजनीति करते हैं। ये जब इनके ऊपर बात आती है तो चुप बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे इनको मौका मिलता है तो झूठे आरोप लगा के किसी के स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ कर लेकिन एक चीज लोगों के सामने बताइए पेश करते हैं सर, और सद्भावना का जी जी वातावरण दुरुस्त बात है सुरेश चंद्र राजन जी। एक चीज बताइए, इमरान मसूद साहब अभी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, आपके एमपी थे, अभी भी हैं। उन्होंने कहा था मैं मोदी की बोटी बोटी अलग अलग कर दूंगा, ऐसा बोला था उन्होंने। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ, अरेस्ट भी हुए, फिर बाद में जाकर के उनको माफी मांगनी पड़ी और विड्रॉ करना पड़ा। इसी तरीके से कांग्रेस के न जाने कितने लोग हैं, मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता जो कुछ उन्होंने मोदी जी के बारे में बोला। तो मेरा ये कहना है कि दोनों तरफ से हुआ है ना, सिर्फ एक तरफ से नहीं हुआ है ना, हर तरफ से हुआ है, हर जगह। कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में लेकिन आपने उनको भेजा ना, अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना वही आपके, जिन्होंने मोदी जी की बोटी बोटी करने का जिन्होंने मोटी धमकी दी थी। धर्म के नाम से कितनी बार लोगों का हरासमेंट किया है सर, कटेले ये भाषा। सर आप मुझे बताइए, आप इतने बड़े अहिंसावादी हैं कि 84 में दंगा करा के पूरी एक कम्युनिटी को खत्म करने का काम आप वर्तमान में बात कीजिए, वर्तमान में बात कीजिए। जब वर्तमान में भी आप वैसे ही हैं, आपके असफलताओं के बारे में वर्तमान में भी आप वैसे ही हैं। 84, 70, आप इस बात से इनकार कर सकते हैं क्या कि आपके नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा था, आप तो गुलामी कर रहे थे अंग्रेजों की। वो अंग्रेज के गुलाम वो थे जो इस देश की सत्ता में बने हुए थे, क्योंकि उनकी नौकरी बजाई थी। लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया। कांग्रेसी का नाम बताओ जिसको आजादी के इनको इतिहास में बहुत दिलचस्पी है सर। ऐसा है वो तो बात सर, वो तो पुरानी बात हो गई ना सर, वो तो पुरानी बात हो गई। अब तो क्या है कि कितने साल हो गए, 1947 से लेकर के अभी कितने 79 ईयर्स हो गए सर, 89 साल हो गए। बजाज साहब, इन लोगों ने तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लिखा हुआ प्रशंसा का पत्र जो था सावरकर जी के बारे में, वो भी नहीं पढ़ा। क्या कहूँ उसके बारे में? सर पढ़ा है, नकार दिया है, और साथ में राजीव गांधी जी जो कह रहे थे उसके भी खिलाफ जा रहे हो आप अभी। सर एआई को लेकर के टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी जी he used to say this, and by the way I met him so many times. I can't say he was a friend of mine, that will be stupid. The fact is I loved Rajiv Gandhi. He was a great man, very good prime minister. Even Atal Bihari Vajpayee साहब had so much of respect for Rajiv Gandhi. Everybody had it. क्यों? राजीव गांधी के बारे में आज तक मैंने किसी को बुरा बोलते हुए नहीं सुना। मैं सर आपको बोल रहा हूं, वो ये कहा करते थे अगर टेक्नोलॉजी में हम लोग पीछे रह गए तो हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। फैक्ट रिमेन्स, you have to move forward, you have to evolve. Sanjay Thakur sahab, artificial intelligence and quantum computing, that is the wave of the future. If you don't do that, you will be left behind. आज की तारीख में do you know how much we are earning with regard to IT services and goods and other things that we are supplying? आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है? Because of the foundation laid by Rajiv Gandhi, we are earning $250 billion today. $230 billion अभी तक आ चुके हैं। मार्च एंड तक we'll get $250 billion in foreign exchange because of that same IT. और अगर राजीव गांधी उस वक्त कंप्यूटर्स ना लाते, ये सब ना लाते, बहुत प्रोटेस्ट हुई थी, हमारे कम्युनिस्टों ने बहुत प्रोटेस्ट करी थी, सबकी नौकरी चली जाएगी ये, और नौकरियां गईं। ऐसा नहीं है कि नहीं गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की 45 पब्लिकेशन हुआ करती थी, उन्होंने सारी बंद कर दी। लाइनोटेप प्रेस हुआ करती थी, हॉट मेटल प्रेस हुआ करती थी। सर now everything is done on computer, and आजकल की जो हैरिस 3 है, जो दैट ब्यूटिफुल प्रिंटिंग प्रेस, सर वो तो आपको मालूम है 5.5 लाख कॉपी छापती है विद इन 3 minutes. That's what happens. So all I am saying to you संजय ठाकुर साहब is, इसका विरोध होता है, मैं मानता हूं, लेकिन जब राजीव गांधी जी ने भी यहां पर कंप्यूटर्स को लेकर के इतना बड़ा सेमिनार किया था दिल्ली में, तब भारतीय जनता पार्टी या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जाकर के अपनी कमीजें उतार करके चड्डी में प्रोटेस्ट नहीं किया था। आप बोलें संजय ठाकुर साहब। नहीं बजाज साहब, मैं यही कह रहा हूं, मैंने अपने डिबेट की ओपनिंग ही इस बात से की थी कि संचार की क्रांति का सपना देखने वाले नेता और उनकी पार्टी के लोग, आप देखिए, यही भारत के लिए दुखद है। हमने तो समझ लिया, हमसे वैचारिक मतभेद था उनका, लेकिन हमने उनकी बात को माना, उसको अपनाया, उसको दुनिया में बढ़ाया, और दुनिया के सामने इस तरह से लाके आज रख दिया है कि दुनिया हमारी तरफ आशा की नजरों से देख रही है जी। और उनको क्या हो गया है,
जिस पार्टी के वे थे उनके नौनिहालों को क्या हुआ है? मैंने अपने डिबेट की शुरुआत ही यहां से की थी। यही प्रश्न मेरा भी है। जी ठाकुर साहब, भारत का विरोध क्यों कर रहे हो भाई? आपको एक प्रधानमंत्री का विरोध करना है, एक पार्टी की विचारधारा का विरोध करना है, वो आप करिए। उस पार्टी की विचारधारा का विरोध करते करते, इस देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते आप भारत विरोध पे उतर गए हो। ठाकुर साहब, और तब तो बात यह है, ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाती है जब इस देश में चारा तक खा जाने वाले लोग आके संवैधानिक परंपराओं के बारे में, जिनका संविधान से कोई ताल्लुक नहीं है, ठाकुर साहब, आरएसएस टॉयलेट में बैठे बैठे टॉयलेट में बैठ के डीएमएसपी का ट्रांसफर करते थे, आरएसएस भाषण देते हैं। आरएसएस इज डूइंग अ गुड जॉब ठाकुर साहब। एडवोकेट संजय ठाकुर जी, आरएसएस मुस्लिम इंक्लूजन में जिस प्रकार से सलमान खान को एक आइडल बना के लेके आ रहे हैं, अदनान सानी मिक्स कर रहे हैं, हॉलीवुड के बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे अलग अलग रिलीजन और कम्युनिटीज के जुड़ रहे हैं। एट द सेम टाइम रणवीर सिंह का सिक्योरिटी इशू, सलमान खान का सिक्योरिटी इशू, फडणवीस साहब के पास होम मिनिस्ट्री है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी किस प्रकार से, क्या एक के बाद ऐसे लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है? बिश्नोई गैंग से थ्रेट का फोन कॉल्स आ रहे हैं, एक्सटॉर्शन अमाउंट, ये पहले ऐसे इंसिडेंट्स बहुत दबा हुआ था, आज ये फिर उभर कर आया। हाउ डू यू थिंक इज द फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री? किस प्रकार से आप देखते हो? देखिए ऐसा है नामबिहार साहब, ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि न सिर्फ आरएसएस बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम है, जितने भी प्रोग्राम है, उन सबको उठा के देख लीजिए। हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल भी कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हमने हर स्कीम का लाभ हर वर्ग के, मत के, मजहब के लोगों को दिया है। हमारा मानना यह है कि भारत तभी सशक्त हो सकता है जब भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सशक्त होगा। और यह परिकल्पना ही भारतीय जनता पार्टी के जो फाउंडर नेता थे, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की परिकल्पना ही अंत्योदय की, कि आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जब तक उसको भी सक्षम नहीं बनाएंगे, आप उसको भी जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति नहीं होगी, तब तक भारत विकसित नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको, हमारा मानना है कि अगर 2047 तक आपको भारत को विकसित भारत बना देना है, पूरी दुनिया को कॉम्पीट करना है, अगर आपको दूसरी तीसरी इकोनॉमी दुनिया का बनना है, आपकी $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को उठा के $20 ट्रिलियन, $25 ट्रिलियन लेके जाना है, तो आपको इंक्लूजन करना होगा, सबका विकास। तो इसीलिए आपने 5% रिजर्वेशन। रणवीर सिंह को थ्रेट आ रहा है, बोलते हैं ठाकुर साहब, मुसलमान नहीं करते, ये सिक्योरिटी फेलिंग, क्या होम मिनिस्ट्री काम नहीं कर रहा है? रणवीर सिंह को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहा है, तरुण जी आपका, सलमान खान को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहा है एक्सटॉर्शन अमाउंट के लिए, रोहित शेट्टी को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहा है। तो क्राइम क्या बढ़ रहा है? किसी तीसरे देश में बैठ के कोई कॉल करता है अगर, तो किसी को कॉल करने से कैसे मना किया जा सकता है? लेकिन जिन लोगों को किया जा रहा है उनकी कोई नुकसान ही ना हो, उनको कोई हानि ना हो, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए, इस बात की दखल सरकार ले सकती है। तरुण जी आपका फोन म्यूट पर है, आप जो बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा। आप जानने दीजिए, गलत बात कर रहे हो, खला गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ बजाज साहब जी, बोलिए। नैतिकता की बात कर रहे हैं, देश में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी मैं ताक खोलूं, शर्मसार हो जाएंगे ये। अभी बिहार में 71,000, अरे चारा खाए थे कि नहीं खाए थे, खाली वो बताओ। अब तो बिहार में देश की सारी अदालतों ने भी सजा दे दी है चारा खाने के जुर्म में। महाराष्ट्र में जो घोटाला हुआ, वॉशिंग मशीन में डाल उसको पवित्र कर दिया, इस पे बात करेंगे आप? बता तो रहा हूँ, आय से अधिक संपत्ति का जो केस है वो तेजस्वी यादव और पूरे लालू परिवार पे चल रहा है। आप जमीन लेके रेलवे में नौकरियां देते हैं, आप पशुओं का चारा तक खा जाते हैं, आपको कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का, संविधान के बारे में बात करने का। संविधान के तार करने वाले, संविधान को ताक पर रखकर काम करने वाले, टॉयलेट में बैठ के डीएम और एसपी बनाने वाले लोग जब संविधान की बात करते हैं, और चारा चोरी करके खा जाने वाले लोग जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो इस देश को बहुत बड़ी अतिशयोक्ति लगती है। और बेशर्मी देखिए कि आप हंस रहे हैं, आप हंस के बात कर रहे हैं, क्या बात है? ऐसे ही हंस के चारा भी खा गए थे संजय ठाकुर साहब, इसी तरह से हंसते हंसते चारा भी खाया था आप लोगों ने। गृह मंत्री पद जो तारीपार थे, सुरेश चंद्र राजन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए।
प्रदीप जी, आपने जो मुद्दा उठाया था कि आरएसएस के प्रोग्राम में सलमान खान को उन्होंने निमंत्रित किया था। हाँ हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां देखिए। ये लोग मुंबई का महापौर खान को बनाना नहीं चाहते हैं। खान से नफरत है, लेकिन पैसे वाला बड़ा सेलिब्रिटी जो बिग पर्सनालिटीज है वो आरएसएस को और भाजपा को चलते हैं। लेकिन गरीब मुसलमानों के खिलाफ ये आतंक निकालते हैं, गंदगी बकते हैं। ऐसी ये नीति लेकर काम करने वाले लोग हैं। और ये जिस तरह से बातें करते हैं, चारा खा गए, ये खा गए, इनके नेता जो है, इन नेताओं को, इनकी नेताओं की जो छवि है ना, वो इनको ऐसे आईने में जाके देखनी चाहिए। इनके नेता कभी कभार कोई तड़ीपार हुआ करता था। कई लोग गुंडे मवाली लोग हैं जो आज संसद में बैठे हैं। ऐसे लोगों को पहले भी होते थे सर। ये बात करते हैं चारित्र की। सर हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही आप ही की पार्टी के थे ना। घूम रहा है 5,000 करोड़ के घोटाले में। अरे सर, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ आपको क्या आपत्ति है? आप जिस दिन सत्ता से जाओगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जेल के अंदर जाएंगे। इतना भ्रष्टाचार किया है आप लोगों ने। आज आपके साथ सेंट्रल एजेंसीज है, आपके साथ केंद्र में सरकार है, इसलिए आप उछल रहे हो। वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा। इस देश की जनता आपको वो दिन दिखाएगी। स्पेक्ट्रम तक खा गए ऐसे लोग, कोयला खाने वाले लोग, चारा खाने वाले लोग, स्पेक्ट्रम खाने वाले लोग। संजय ठाकुर जी, आप भी एक जमाने में कांग्रेस में थे। अब ये लोग बात करेंगे तो इनसे क्या बात की जाए? एक जमाने में आप कांग्रेस में थे संजय ठाकुर साहब, जरा अपनी पुरानी पार्टी के लिए थोड़ा सा तो स्नेह रखें ना सर। ऐसी क्या मैं इस बात पे फक्र करता हूं, मैं इस बात पे फक्र करता हूं जी कि मैं कांग्रेस में था, और जिस कांग्रेस में था मैं, उस कांग्रेस के अन्याय के खिलाफ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सोनिया गांधी जी का चुनाव हुआ, उस चुनाव के विपक्ष में रहा। मैंने उनके मुंह पे कहा था कि आपका यही चुनाव आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। मैं निर्भीकता से यूथ कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी जी के मुंह पे मीटिंग में मैंने ये कहा था कि जो सांगठनिक चुनाव आपने खत्म किए हैं, ये लिंगदो के कहने पे, लिंगदो को पूरे भारत की जानकारी नहीं है। इन बातों को अगर आप करते हो लागू, तो इससे नुकसान होगा कांग्रेस का। जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग नहीं है, कम्युनिस्टों को लाके आप कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में रखते हो, ये गलत नीति है। इन बातों का विरोध करके मुझ में इतना दम था, मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है। मैंने गलत को गलत कहा, मैंने चाटुकारिता की पॉलिटिक्स नहीं की, मैंने आईना दिखाया और मैं छोड़ दिया। मुझे कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी भी जानती हैं, जितने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के सब मेरे नाम से जानते हैं। जो लोग यहाँ बैठ, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया संजय ठाकुर साहब और तरुण साहब, अपनी बात करता था वहां, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया सुरेश चंद्र राजन जी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट, जिसमें दुनिया के इतने लोग आए हुए थे, 20 के करीब हेड्स ऑफ स्टेट आए हैं, जो बड़ी से बड़ी टेक कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग सैम ऑल्टमैन ऑफ ओपन एआई, ये सब लोग वहां पर हैं। उनके सामने ऐसा प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। सर आप बताएं, सुरेश चंद्र राजन जी, ये तो राजीव गांधी जी ने शुरू किया था ना, फाउंडेशन तो उन्होंने ले किया है। इसका मतलब आप राजीव गांधी जी के खिलाफ भी जा रहे हैं सुरेश चंद्र राजन जी? इसका जवाब अभी तक आया नहीं है सर, प्लीज बोलिए। मैं फिर से कहिए राजू जी। मैंने कहा कि राजीव गांधी जी ने नींव रखी थी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की इंडिया में, उसी के तहत हम लोग यहां तक पहुंचे हैं कि सारी दुनिया से लोग यहां पर आए हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में। तो इफेक्टिवली वहां पर प्रोटेस्ट करके आप तो राजीव गांधी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बोलिए सर। नहीं, मैंने इससे पहले आपको कहा था राजू जी कि किसी नीति के खिलाफ या किसी गलत कामकाजों के खिलाफ आंदोलन करना ये कोई तो वो वर्ल्ड समिट में करेंगे आप? हाँ, और तो वो समिट में करेंगे। ये बार बार बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सर बीजेपी के खिलाफ करिए ना, विकास का विरोध नहीं है सर, बीजेपी के खिलाफ करिए। वो क्या बीजेपी का समिट था? नरेंद्र मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनके अलायंस में जो पार्टियां हैं जो आज देश के युवाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ जो नीतियां, किसानों के खिलाफ, उनके खिलाफ अगर इस देश का युवा
आंदोलन करता है तो इसमें किसी को ठाकुर दिक्कत होनी नहीं साहब, चाहिए। ठाकुर साहब, आप हिंदुत्व के बात करते हो। और सबसे ठाकुर साहब, दुर्भाग्य की बात है, वहां पे पुलिस होते हुए भी पुलिस ने उन्हें हिरासत में नहीं लिया सर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको मारपीट की है सर, ये निंदनीय है सर। और ये राजहंस जी इनका बोलना यही बंद सोच है, करेंगे तो शायद मुझे सुनाई ठाकुर साहब, हिंदुत्व के बातें आप करते हो, मगर योगी जी ने शंकराचार्य पर एफआईआर रजिस्टर कर दिया यूपी में। आपने शंकराचार्य को भी जिस प्रकार से अपमानित किया है, ये पूरे हिंदुत्व वाले बहुत सारे शक्तियां उनका विरोध कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट? बातें करना देखिए, ऐसा है कि धर्म विरुद्ध कोई काम होना नहीं चाहिए, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो विभिन्न मठों में मठाधीश बैठे हैं, उनको भी ऐसी स्थितियों का निर्माण नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी सार्वजनिक स्थान पे अफरा तफरी हो। उस दिन लगभग 3.5 करोड़ लोग वहां थे, 50 मीटर पैदल जाना था। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ बर्ताव हो रहा था, उसमें संभवतः पुलिस प्रशासन ने भी गुस्से में आके कुछ किया हो। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप अगर धर्म गुरु हैं तो आप देश की जहां सुरक्षा से जुड़े हुए बात है, जहां पे करोड़ों लोगों की जिंदगियों का प्रश्न है, वहां पे अगर आप कोई चीज हठधर्मिता करेंगे, किसी के कहने पे कहेंगे, मैं नहीं कहना चाहता हूं, जैसे अभी बजाज साहब ने कहा कि मैं पूर्व कांग्रेसी हूं, उसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी भी पूर्व कांग्रेसी हैं। ये कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय थे जी थे। हाँ, ये सच्चाई है। सर, इसमें कोई दो राय नहीं, सबको मालूम है उसको। हाँ, उसमें तो ठीक है, सो व्हाट? कोई पथ पे है, कोई पथ भ्रष्ट है। लेकिन आप एक अगर जमाने में धर्म का योगी, लबादा ओढ़े हैं, लेकिन एक तो जमाने में आपको योगी जी के अच्छे धार्मिक दोस्त भी विषयों हुआ पर करते थे विचार सर। करके धर्म के अनुरूप काम करना चाहिए, धर्म के विरुद्ध काम नहीं करना। But in any event, gentlemen, thank you very much for joining. It's been a great pleasure having this discussion. And I am really and truly happy with the way the AI summit has gone. I agree that Galgotia thing was terrible. और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ, मैं उम्मीद करता हूं सख्त से सख्त एक्शन लेगी। एंड आई होप दे विल टेक ऑफ एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सलेंस का जो उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, एटलीस्ट दैट विल बी विड्रॉन। if not the entire registration, पूरी registration अगर विड्रॉ करते हैं तो स्टूडेंट्स के खिलाफ हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए, मैं मान के चलता हूं। But some action has to be taken. Thank you, gentlemen. But the AI summit was a huge success all over the world. You see the CNN, you see BBC, you see Fox News. Everybody is praising India. And even Fox News, which was totally anti-India, is today praising India, especially for the Artificial Intelligence Impact Summit, which is fantastic. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Great pleasure talking to all three of you. Namaskar. But I tell you what, Pradeep ji, so now we've got a 10% budget, 10% budget across the board. Oh God. Somebody will have to go to court on this too, and perhaps Definitely somebody's going to go. There's a Mr. Neil Katyal, by the way, who was opposing Mr. Trump in the US Supreme Court, and his team, the legal team, was headed by one of our chaps. Somebody who's gone from India and has become a naturalized US citizen. Today he's one of the biggest attorneys in the US. Of course, he's on the side of the Democrats, but he's the guy who's won in the Supreme Court. The US Supreme Court brought back a decision 6-3 against Donald Trump. And Mr. Trump, by the way, is very angry with the fact that there were 3 justices who had been appointed by him to the Supreme Court, and they also turned against him. Well, sometimes it happens. If it's wrong, it's wrong. I mean, even the courts or the constitution. The court said that this has to be done via the legal process, constitutional process. That's it. So which means now the question arises, forget about the tariffs, forget about whatever will happen, will happen. The US government has earned over $180 billion, $140 to $180 billion via these tariffs. Now all the companies who paid these tariffs, they say, give us the money back. And here lies the nub. What is the basic point? India or other countries have not paid these tariffs. Again, they have been paid by Americans. जब आप टैरिफ लगाते हैं किसी भी चीज पर, टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स। इतना भी नहीं समझते लोग, कहते ओ भारत को देना पड़ेगा। भारत को क्यों देना पड़ेगा भाई? हां, भारत की वस्तु जो है, जो आप वहां बेच रहे हैं, वो ज्यादा महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी सेल कम हो जाएगी। दैट्स इट, दैट्स द वे इट विल अफेक्ट
us. But in terms of actual payment, it has to be paid by the importer, distributor, retailer, or the customer. And they're all American. So, now Mr. Trump has a major problem on his hands. What's he going to tell people, especially all the big companies, including Costco, including all the other importing companies? Hey, listen, they're all saying, we want our money back. And the customers are saying, by the way, in fact, one of the governors of one of the major states, I think his name is J.B. Pritzker. Mr. Trump hates him. He hates Mr. Trump. He says, Donald Trump, you have to return $1,700 to every American. The government of Donald Trump has to return $1,700 to every American because that's the money you've stolen. That's what he says. And the Congress has been screaming, what are we here for? If you're going to take all the decisions, dissolve the entire Congress. You be the stole man, you be the dictator. Pradeep ji is talking about the US House of Congress. Yes. He is not talking about the Congress US party. Congress. The US Congress. Not the Congress party. We are all elected members here. And we don't have a say in whatever you do. And by the way, at least 6 Republicans have supported the Supreme Court decision. 6 Republicans. And Mr. Trump has had no hesitation in calling them very bad people. He says they're bad people. That's what he says. But all I'm saying is, this is going to be really good. What is happening now is really and truly fantastic what is happening. It makes for great television. इसके ऊपर जो आगे स्टोरीज बनेंगी, आगे जो डिबेट्स होंगी वगैरह वगैरह वगैरह, सबको ट्रम्प साहब ने धंधे पे लगा दिया साहब पिछले साल से. Versus the US judiciary. Trump versus US judiciary, Trump versus retailers, Trump versus US business, Trump versus Europe, Trump versus the world. But he says again and again, Mr. Modi is a dear friend of mine. Modi is a very dear friend. और कल सब उन्होंने 10 एयरक्राफ्ट बोला, 11 नहीं बोला, 10 बोला. We should fear whenever he says he's a good man. That's it. One more tax. One more tax, and then he'll say that what he pays the tariff now, we don't. Yeah. Earlier we used to pay the tariff, he didn't. Now we changed it. We have overturned it. I don't think he understands what he has done, because even at that time the US was not paying the tariff. We were paying. India was paying. Or Indian customers were paying huge tariffs for Harley Davidsons, for DMCs, for Ford motor cars, for other digital goods and other things that were being imported from the United States of America. We were paying them. But the point is the product making it competitive? That's if it. If you pay more, the product is not competitive. They will go for cheaper varieties. Cheaper and better alternatives. Yes. Agar alternative available hain, so there's uske liye aayenge, that's it. There's where the catch is, and there's where you're going to lose a business. You might earn here, but the next round, what's going to happen? Which is the reason why Modi ji and Trump struck a deal कि भाई आप 50% जो आपने लगाया उसको 18% पर ले आइए. So he brought it down by 32%. At the moment that 18% does not exist. It's at 10%. लेकिन ट्रम्प साहब ने ये कहा है कम मार्च जो हमारी डील हुई है इंडिया से that remains. कि मतलब 18 जो भी हम टैरिफ लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर वो रहेगा. But then all that India has to do is to wait. Let's be very clear. We'll just have to wait it out. कि अगली कौन सी जजमेंट आएगी यूएस सुप्रीम कोर्ट से with regard to Trump साहब. So we just have to wait. That's it. And in any event, the tradition is, and the constitutional the provision is, no president in America can have more than 2 terms. लेकिन ट्रम्प साहब कहते हैं मैं तो 3rd term के लिए भी लड़ने वाला हूँ, ऐसा बोला उन्होंने. He's probably going to change the constitution. He can't do that because the elections, midterm elections are now to the US House of Congress and to the Senate. So let's see what happens. At the moment, all the surveys point to the fact, and opinion polls point to the fact that the Republicans are losing. They're going to lose their majority in the House and in the Senate. So let's see what happens. लेकिन भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ है भाई. आखिर में जो भी हो रहा है वो भारत के लिए बहुत अच्छा हो रहा है. 18% से अब 10% पे आ गए. So thank you very much. That's all that we can say. We can always say Mr. Trump is a very good friend of ours. That's it. Or maybe the US Supreme Court is a very good friend of ours. That's what we need to say. In any event, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. Just before you go, which is why I keep saying again and again, Prime Minister of Pakistan शहबाज शरीफ साहब और वो जो फील्ड मार्शल साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, हमेशा भूल जाता हूँ, आसिफ मुनीर जो हैं, बार बार ट्रम्प साहब उनकी बड़ी तारीफ करते हैं.
तो जब भी ट्रम्प साहब किसी की तारीफ करते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है। तो दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, पाकिस्तानीज हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल कि ट्रम्प साहब अब आपके साथ क्या करने वाले हैं। दैट्स जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस टू द पाकिस्तानीज, रन बिफोर इट्स टू लेट एंड सर्कल योर वैगन्स because Trump is coming to you. When he praises you, that means that's it. As Pradeep ji said, जब भी उन्होंने कहा माय फ्रेंड मोदी और उसके बाद उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया हिंदुस्तान पे, तो well that's just about it. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। When you Please click subscribe to to the icon, subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, Nation fastest Now, growing the channel। fastest growing channel of the nation. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.